हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसका जो अध्याय सेकंड है हमारा नगर पालिकाओं का गठन और शासन, इनसे संबंधित जो धाराएं हैं, इसमें जो धाराएं हैं उनसे संबंधित हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको जो है पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि आप जो है क्वेश्चन को पढ़ सकें और जो है सोच समझ करके इसका जवाब दे सकें। अगर जवाब नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जो है अगर आपके सामने नोट्स वगैरह हैं तो उनको खोल करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और आपके लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर इनको किसके द्वारा अपेक्षित किए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग उनको कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा। तो आपको यह बात बतानी है कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके द्वारा अपेक्षित किए जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर इनको क्या उपलब्ध कराएगा, इनको जो है कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा। तो इसका जवाब दीजिए आप। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, तो सही आ रहा है, आप में से कई लोगों का सही आ रहा है। यहाँ पर जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई हमारा जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, इसको जो मैं बात करूं, इसको किसके लिए हमारे जो है नियुक्त किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो आपको पता है कि जो निर्वाचक नामावलियाँ होती हैं, जो निर्वाचक नामावलियाँ, इन निर्वाचक नामावली के जो है तैयारी, इनका जो है शुद्धि के लिए, इनका पुनरीक्षण के लिए, ठीक है, किसी एंट्री को इसमें शामिल करने के लिए, तो ये सभी जो कार्य होता है ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होता है। ये किसका कार्य होता है? ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्य होता है। और जो हमारी बात करें धारा 13 में जो है प्रावधान किया गया है कि भाई प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी और इस निर्वाचक नामावली को जो है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो ये जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं और हमारा जो रिटर्निंग ऑफिसर है, अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये हमारा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किस धारा के तहत, आपको ये बताए किस धारा के तहत जो है इसको जो है नियुक्त किया जाता है। तो हाँ, सही आप कह रहे हो, धारा 16 के तहत जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो है नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर ऐसा चाहता है कि भाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को जो है क्या उपलब्ध कराई जाए, कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आपको एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई हमारे जो कर्मचारी वृंद है वो राज्य सरकार किनको जो है देती है, वो राज्य सरकार जो उपलब्ध कराती है राज्य निर्वाचन आयोग को। फिर जो है राज्य निर्वाचन आयोग उस कर्मचारी वृंद का किस प्रकार उपयोग करेगा तो वो जो है राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा। तो यहाँ पर अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, मतलब एक तरीके से मैं बात करूं, अपेक्षित किया जा रहा है कि भाई आप जो रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जो है कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराओ, तो फिर जो है राज्य निर्वाचन आयोग करेगा राज्य सरकार को कह करके कि भाई आप जो है इन अधिकारियों को यहाँ पर आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ए यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। आपके लिए अगला क्वेश्चन, आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसके अंतर्गत नगर पालिका के विचार को पारित करने के कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसकी असंगतता पर सलाह देना आवश्यक है। यानी इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई नगर पालिका ने जो भी संकल्प, यहाँ पर विचार की जगह आप संकल्प शब्द का यूज कर लीजिए, ठीक है, जो भी नगर पालिका ने ऐसा कोई संकल्प वगैरह पारित कर दिया है जो हमारे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के जो उपबंध है या फिर इसके अधीन जो नियम बनाए गए उसके उपबंधों के अगर अनुरूप नहीं है, तो और इस प्रकार अगर वो कोई भी संकल्प अगर इस प्रकार उल्लंघन करता है नगर पालिका अधिनियम का, तो फिर जो है मित्रों हमारा जो नगर पालिका अधिकारी हैं वो कितने दिनों के भीतर, यानी पारित करने के कितने दिनों के भीतर जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपनी जो है सलाह देगा, किसको यहाँ पर जो है वो ये इसकी रिपोर्ट करेगा, जो भी हमारा राज्य सरकार होगी या फिर जो राज्य सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए जो नियुक्त प्राधिकारी होता है उसको
उसको जो है हमारा सीएमओ जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो यहाँ पर उसको ये रिपोर्ट देगा कि भाई ऐसा ऐसा जो है नगर पालिका ने क्या ले लिया, संकल्प ले लिया है, और मैंने उनको कहा था कि भाई आप ऐसा संकल्प मत पारित कीजिए, ये जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुरूप नहीं है और आपको ये वापस लेना चाहिए संकल्प। लेकिन नगर पालिका ने ऐसा संकल्प नहीं लिया है और उन्होंने ये पारित कर दिया, अब ये क्रियान्वित होगा, तो आप जो है आप इस पर क्या लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो। तो ये जो है मित्रों सीएमओ हमारा किसको देगा, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को जो है हमारा जो है ये संहिता पर जो भी अपना ये टिप्पण होता है, जो रिसिप्ट होती है, ठीक है, जो डिसेंट नोट होता है, उसको जो है यहाँ पर उसको सौंपेगा उस नियुक्त प्राधिकारी को। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि हमारे जो उस सीएमओ के द्वारा जो ये डिसेंट नोट दिया जाता है वो कितने दिनों के भीतर, यानी संकल्प पारित करने के कितने दिनों के भीतर जो है उसको ये जो डिसेंट नोट उस अधिकारी को देना होगा। तो आपको इसका जवाब देना है, बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर? जिसने मेरे से डीप में पढ़ा है ना इस अधिनियम को, वो तो इसका आंसर फटाक से दे रहा होगा। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हमारा कई लोगों ने सही दे दिया है। इसका जो सही आंसर हमारा क्या होगा, हमारा सही आंसर इसका 7 दिन होगा। ठीक है, तो 7 दिनों के भीतर भीतर हमारा जो नगर पालिका अधिकारी हैं वो इस डिसेंट नोट को जो है किसको देगा, जो भी उपयुक्त अधिकारी हैं उसको यहाँ पर उसको ये डिसेंट नोट देगा। आगे बात करते हैं। तो 7 दिन इसका होगा, यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी जब भी ये नगर पालिका के द्वारा ये संकल्प या फिर आदेश पारित कर दिया जाता है उस दिन के 7 दिनों के भीतर भीतर जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस डिसेंट नोट को, ठीक है, जो भी कारण वगैरह वो अभिलेखित करके उस जो भी उपयुक्त अधिकारी हैं, जो प्राधिकृत अधिकारी हैं राज्य सरकार के द्वारा इस कार्य को करने के लिए, उसको ये देगा डिसेंट नोट। ठीक है, तो ये आपको जो है बात यहाँ पर समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके लिए जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है, और आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा। आपके लिए क्वेश्चन है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब एक नगर पालिका को किसी दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित किया जाता है तो इसके संबंध में कौन सा प्रावधान सही है। आपको ये बताना है कि भाई कौन सा जो है प्रावधान सही है जब एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित किया जाता है। आपके लिए पहला ऑप्शन है कि भाई जो पहली जो नगर पालिका है यानी जिसको सम्मिलित किया जा रहा है उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य वो जिस नगर पालिका में सम्मिलित किया जा रहा है, यानी दूसरी जो नगर पालिका जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है उसमें जो है अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि जो हमारी प्रथम वर्णित नगर पालिका है उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य उसको जो है दूसरी नगर पालिका में सदस्य समझा जाएगा। प्रथम वर्णित नगर पालिका के अध्यक्ष को दूसरी नगर पालिका में उपाध्यक्ष माना जाएगा। प्रथम वर्णित नगर पालिका के सदस्यों को हटाया जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर जो है प्रावधान सही है जब एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में मिलाया जाता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है और ये आपने हर जगह पढ़ाई होगा इसको, मतलब कई बार पढ़ाई है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हमारा नगर पालिका अधिनियम है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा होगा, हमारा सही आंसर होगा बी। उनको अतिरिक्त सदस्य नहीं सदस्य समझा जाएगा कि भाई हाँ ये नगर पालिका के क्या है, सदस्य। अतिरिक्त सदस्य वाली बात कहाँ आती है, जहाँ पर गांव को अगर सम्मिलित किया जाता है ना, क्योंकि वो जो है नगर पालिका के एरिया से नहीं चुन कर आते हैं, यानी वो किसी वार्ड से चुन करके नहीं आ रहे, वो पंचायती राज के अधीन चुन करके आ रहे हैं। तो इस प्रकार उनको अतिरिक्त सदस्य बनाया जाता है वहां पर। लेकिन ये जो सदस्य होते हैं जो यहाँ इस नगर पालिका में जो चुने गए थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह, ये एकदम जिस प्रकार इस नगर पालिका में चुने गए थे दूसरी नगर पालिका, उसी प्रकार इस नगर पालिका में चुने गए थे। तो इस प्रकार जो है उनके निर्वाचन की पद्धति, रीति वगैरह सेम थी, तो यहाँ पर उनको सदस्य ही समझा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किसके नाम पर नगर पालिका के लिए पत्राचार को संबोधित किया जाएगा। यानी आपको जो है किसी नगर पालिका को कोई पत्र लिखना है तो आप जो है साधारणतः, यहाँ पर साधारणतः बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर साधारणतः बात हो रही है। साधारणतः यानी ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है एक अन्य व्यक्ति को भी आप पत्राचार को संबोधित कर सकते हो, लेकिन साधारण रूप से आप जो है किस व्यक्ति को संबोधित करके, यानी उस नगर पालिका के किस व्यक्ति को जो है आप संबोधित करके पत्र लिखोगे,
या फिर आपको उस नगर पालिका से अगर पत्र प्राप्त होता है तो वो जो है उस पत्र पर किसका साइन होगा, ठीक है, तो वो आपको बताना है। यानी जो पत्राचार होता है नगर पालिकाओं के साथ जो किया जाता है वो आप किसको संबोधित करके पत्राचार करोगे, किसको संबोधित करके करोगे, मुझे आप बात बताइए, जल्दी बात बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर एकदम इजी है मेरे हिसाब से, आपने पढ़ा होगा। धारा 49 को याद कीजिए, नगर पालिका अधिकारी उसके कर्तव्य याद कीजिए। केवल वो अभिलेखों की अभिरक्षा ही नहीं करता था, केवल रिकॉर्ड की वो रक्षा ही नहीं करता था, केवल उनको संधारित ही नहीं करता था, वो अन्य कर्तव्य भी थे उसके। और उसके अन्य कर्तव्य में ये भी आता था कि अगर आप जो है जो भी पत्राचार करते हो वो साधारणतः आप जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मतलब मुझे जो है नावा नगर पालिका बोर्ड को क्या लिखना है, पत्र लिखना है, तो मैं जो है नावा नगर पालिका बोर्ड के अधिशासी अधिकारी को संबोधित करके पत्र लिखूंगा। साधारण रूप से मैं बात बता रहा हूँ, उस नावा नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को भी मैं पत्र लिख सकता हूँ, मेरे पास ये अधिकार है। यानी जब मैं नावा नगर पालिका बोर्ड को पत्र लिख रहा हूँ तो उस पर मैं अध्यक्ष को भी संबोधित करके वो पत्र लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो नावा नगर पालिका बोर्ड की ओर से अगर मेरे साथ पत्राचार किया जाएगा तो उस समय साधारण रूप से तो अधिशासी अधिकारी की जो मुहर वगैरह हस्ताक्षर वगैरह होगा, लेकिन वहाँ पर जो है अध्यक्ष या फिर जो मैं बात करूँ उसकी मुहर या फिर हस्ताक्षर भी हो सकता है। एकदम इजी क्वेश्चन था। यहाँ से संबंधित धारा कौन सी थी, धारा 49। धारा कौन सी, धारा 49। बातें समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, एकदम इजी बातें हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प नगर पालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प या फिर कौन सा प्रावधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। मनोनीत सदस्य याद करा होगा आपने, आप जो है धारा 6 आपके दिमाग में आ रही होगी। धारा 6 में हमने क्या देखा था, धारा 6 में नगर पालिका की संरचना के बारे में पढ़ा था। और नगर पालिका की संरचना में जो है मैंने आपको 3 प्रकार के सदस्य बताए थे। 3 प्रकार के सदस्यों को पुनः आप याद कीजिए कौन कौन से थे। वो हमारे थे, एक तो निर्वाचित सदस्य थे, दूसरे हमारे पदेन सदस्य थे और तीसरे हमारे कुछ मनोनीत सदस्य थे। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि जो मनोनीत सदस्य थे उस धारा 6 में कौन सा जो है मनोनीत सदस्य के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। और आपके लिए जो है टाइम मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट ले लीजिए आप, ठीक है, 1 मिनट ले लीजिए। तो मेरी 1 मिनट होगी समाप्त, ठीक है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जिसने भी सी आंसर दिया है ना वो एकदम शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अधिशासी अधिकारी बनने लायक है, बनने लायक है, ठीक है। बनेंगे या नहीं बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन बनने लायक है, मतलब उन्होंने एक तरीके से मेहनत की है और उनको बनना भी चाहिए। देखो कि भाई उनको क्या नगर पालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार होता है मनोनीत सदस्यों को? जी हाँ, मतदान करने का अधिकार होता नहीं है, मतदान करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। मतदान करने का अधिकार नहीं होता उनके पास। हाँ, वो बैठक की कार्यवाही में बैठ सकते हैं, वहां पर बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। हाँ, किसी विषय पर ऐसा बोल भी सकते हैं, लेकिन मतलब एक तरीके से कोई उस विषय में कोई चेंज नहीं कर सकते। बोल सकते हैं, बोलिए आप उसमें, ठीक है, बैठक की कार्यवाही में भाग लीजिए, बातें सुनिए आप, लेकिन आप जब मतदान की जब बारी आएगी ना तब आपकी इतनी औकात नहीं है, मनोनीत सदस्य की इतनी औकात नहीं है कि वो क्या कर दे, उस विषय के लिए क्या कर दे, वो वोट कर दे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यानी मतदान करने का अधिकार केवल पदेन सदस्यों को और हमारे निर्वाचित सदस्यों को मिला हुआ है और उनको बैठक में कार्यवाही में भाग भी वो ले सकते हैं। दूसरा आपके पास जो विकल्प है कि राज्य सरकार को मनोनीत सदस्यों को किसी भी समय हटाने का अधिकार है। तो ये भी बात आपको पता है कि भाई जो बॉडी इनको जो है नियुक्त करेगी, मनोनीत करेगी, वही उनको हटा सकेगी। तो राज्य सरकार जो है उनको क्या करती है, नियुक्त करती है। तो राज्य सरकार मतलब मनोनीत करती है, नाम निर्दिष्ट करती है, तो राज्य सरकार उनको जो है मनोनयन से हटा भी सकती है। और ये जो है जो आपको देखते हो ना, ये प्रत्याहरण वाला, 1 मिनट, जो प्रत्याहरण आपने ये नाम सुना ही होगा कई बार, स्विट्जरलैंड वगैरह में जो है काफ़ी फेमस है। जो जनता जो चुनती है जिस प्रतिनिधि को, उसको वापस बुलाने का अधिकार, जिस प्रकार राज्य सरकार ने मनोनीत किया उस सदस्य को तो उसको वापस बुलाने का अधिकार है। ऐसे ही मेरे हिसाब से हमारे भी देश में लागू होना चाहिए। आपको बताए लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ,
ये बात जो है पहले हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में थी मित्रों। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में हमारे नगर पालिका अधिनियम में बात थी, लेकिन जो है उसको वापस जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब नया जो संशोधन कर दिया गया, मतलब प्रत्याहरण को यहाँ से हटा ही दिया गया। तो देखो हमारे जो है आवाज़ जो है दबाई जा रही है प्रत्याहरण का। जो है हमारे राजस्थान के मैं बात करूँ, राजस्थान भारत में, पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, तो भारत में जो है प्रत्याहरण वाला मुद्दा होना चाहिए, ताकि जो हम अगर कोई हमारा जो प्रतिनिधि गलत तरीके से काम करता है, हमारे हितों को पूरा नहीं करता है, तो उसको घर बैठा दो भाई। इतनी तो हमें पावर होनी चाहिए कि भाई जिसने उसको खड़ा किया वही अब उसको नीचा बैठाए। तो यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई हमारे जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार मनोनीत सदस्यों को क्या करती है, नियुक्त करती हैं। तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार उनको वापस हटा भी सकती हैं। तीसरा आपके पास विकल्प है कि मनोनीत सदस्य नगर पालिका में 4, नगर परिषद में 6, नगर निगम में 8 मनोनीत किए जाते हैं। क्या ये एकदम प्रावधान सत्य था? डी ऑप्शन कि मनोनीत सदस्यों पर धारा 24 के प्रावधान लागू होते हैं। तो मुझे आप बताइए, सी और डी में आप उलझ गए होंगे। देखो कि मनोनीत सदस्य जो है, ये जो संख्या ये पहले थी, अभी मैं वर्तमान की संख्या बात करूं, यानी जो अब मैं बात करता हूं, जैसे कि 2021 में जो संशोधन हुआ, हमारा नया जो संशोधन हुआ, उसमें जो है ये संख्या चेंज कर दी गई है। नगर पालिका में जो है ये संख्या है हमारी 6, यानी नगर पालिका बोर्ड में, यहाँ पर नगर पालिका बोर्ड नहीं लिखा गया है, यहाँ पर बोर्ड होगा, ठीक है, नगर पालिका बोर्ड। इसमें जो कितने, इसमें होंगे 6। नगर परिषद में कितने, नगर परिषद में होंगे 8। नगर परिषद में कितने होंगे, नगर परिषद में हमारे जो है 8 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा। और नगर निगम में कितने सदस्यों को, मनोनीत सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, तो फिर जो है 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जब इनका मनोनीत किया जाता है तो उनका जो है नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। जिस प्रकार अध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाता है, नगर पालिका के जो भी अध्यक्ष चुना जाता है उसका जो है नाम हमारे राजपत्र में प्रकाशित होता है, या उपनिर्वाचन में अगर अध्यक्ष चुनकर आता है तो भी जो राजपत्र में उनका जो है नाम प्रकाशित किया जाता है, तो इनका भी जो है नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो है ये मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता। यानी एक तरीके से बात करूँ, इनकी ये संख्या करप्ट है, ये संख्या हमारी सही है 6, 8, 12। और मनोनीत सदस्यों पर धारा 24 के प्रावधान लागू होते हैं। मनोनीत सदस्य पर सभी जो है प्रावधान लागू होते हैं जो हमारे अधिनियम के, यानी जो हमारे निर्वाचित सदस्य होता है, जो इस पर लागू होते हैं, जो भी कार्यवाही वो हमारे मनोनीत सदस्य पर भी लागू होती है। लेकिन पदेन जो सदस्य हैं उनको यहाँ पर छूट मिली हुई है, ठीक है, इन कार्यवाही को संबंध में, क्योंकि वो ऑलरेडी लोकसभा या फिर राज्यसभा की कार्यवाही के भीतर आ जाते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन, आपके लिए अगला क्वेश्चन, जी हाँ, कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किस निकाय को इस अधिनियम के ऐसे परिवर्तन जो उसके लिए अनुपयुक्त हो से छूट दी गई है। मतलब आपको बताना है कि नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम, इनमें से किस निकाय को जो है इस अधिनियम के ऐसे कुछ परिवर्तन, यानी ऐसे इस अधिनियम के उपबंध होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक कर दिए, इस अधिनियम के उपबंधों के परिवर्तन मतलब लागू करना, ठीक है, परिवर्तन मतलब लागू करना, कि भाई इस अधिनियम के जो भी उपबंध है उन उपबंधों को आप जो है लागू नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास ये संसाधन वगैरह नहीं है तो लागू करने से जो छूट दी गई है। लेकिन ये किस नियम को, किस जो है निकाय को ये छूट दी गई है वो आपको बताना है। और मतलब ऐसे जो उनके लिए अनुपयुक्त है, मतलब किसी निकाय के लिए इन उपबंधों को लागू करना कोई जरूरी नहीं है, इतना संसाधन भी नहीं है और उससे कुछ आउटपुट भी नहीं आने वाला है, तो इस प्रकार जो उनको छूट दी जाती है। और आपको ये बताना है कि किस निकाय को जो यहाँ पर छूट दी जाती है। याद कीजिए धारा 4, मैंने कहा था ये छोटी सी, भले ही धारा छोटी है लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन रख सकती हैं अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर विशेष करके नगर पालिका बोर्ड को क्या कर रखा है, संबोधित कर रखा है कि नगर पालिका बोर्ड को यहाँ पर राज्य सरकार छूट देगी। तो यहाँ पर छूट कौन देगी, तो भाई जिसने अधिनियम बनाया है वही तो छूट देगी। ये तो बात मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आपको बात पता होनी चाहिए, और ये जो है बात हमें धारा 4 में देखने को मिलती है। आगे बात करता हूं, हाँ, अगला क्वेश्चन कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के कुल सदस्य संख्या के कितने भाग के सदस्यों का निर्वाचन जब शून्य घोषित हो जाता है तब राज्य सरकार उस नगर पालिका को विघटित करेगी। आप जो है धारा याद कीजिए जिसमें लिखा हुआ था
कि निर्वाचन के शून्य को अपासित, एक तरीके से मैं बात करूं जो भी सदस्य हैं नगर पालिका के सदस्य, उनके जो है निर्वाचन को अपास्त घोषित करना, यानी उसके जो है निर्वाचन को शून्य घोषित करना। और जब शून्य घोषित किया जाता है तो फिर जो है प्रावधान क्या थे। और आपको ये बात बतानी है कि भाई नगर पालिका के जो टोटल सदस्य हैं उनके किस भाग को, यानी मान लीजिए भाई कुल सदस्य संख्या हमारे जो है एक तरीके से मान लीजिए कितनी 100% है, तो उसका जो है कितने भाग के सदस्य अगर उनका निर्वाचन शून्य घोषित होता है तो फिर राज्य सरकार उस नगर पालिका को विघटित ही करेगी। क्यों विघटित करेगी? क्योंकि फिर उसमें जो है कार्य संचालन नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इसके संबंध में मैंने आपको धारा 322 भी जोर कहकर से पढ़ाई थी कि धारा 322 इसमें सीधा प्रावधान कर रखा है कि भाई जब राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर देती है तब जो है वहां पर जो है उसका जो भी कार्यभार होता है उस नगर पालिका में जो भी एक तरीके से मैं बात करूं जो भी दायित्व वगैरह होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी को वहां पर नियुक्त करके उसको सौंपा जाता है। तो मैंने उसमें आपको ये बात बताई थी कि कुल सदस्य संख्या के इतने भाग के सदस्यों का अगर जो है निर्वाचन शून्य घोषित हो जाता है। निर्वाचन शून्य किस तरह घोषित किया जाता है तो मैंने आपको बताया था, जब भी जो है निर्वाचन में कोई धांधली होती है, जब भी जो है निर्वाचन कोई भ्रष्ट आचरण के द्वारा अगर वो चुनाव जीता है तो फिर वो निर्वाचन याचिका वगैरह प्रस्तुत की जाती है जिला न्यायाधीश के समक्ष। और जब जिला न्यायाधीश से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप उच्च न्यायालय में जाओगे तो उच्च न्यायालय जो भी आदेश दे देता है कि भाई इसके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा रहा है वगैरह वगैरह जो भी है। तो अगर कितने सदस्यों के निर्वाचन को अगर शून्य घोषित कर दिया जाता है, चाहे जिला न्यायाधीश के द्वारा या फिर जो है चाहे हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा अगर शून्य घोषित कर दिया जाता है तो फिर वहां पर राज्य सरकार उस नगर पालिका को विघटित करेगी। लेकिन आपको यह बताना है कि कितने भाग के सदस्यों का, मतलब उस नगर पालिका के कुल सदस्य संख्या के कितने भाग के सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित होने पर ही राज्य सरकार उस नगर पालिका को विघटित करेगी। इसका आप जवाब दीजिए और आपको जवाब देना होगा। ठीक है ना। तो यहां पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा? जी हां, 2/3 इसका सही आंसर होगा, यानी 2/3 से अधिक। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई उस जो नगर पालिका के जो भी सदस्य थे 2/3 से अधिक सदस्यों का क्या हुआ? निर्वाचन शून्य घोषित हुआ और राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर दिया और धारा 322 के प्रावधानों को लागू कर दिया। ये किस में है? ये हमारे धारा 3(3) में है। 3(3) मतलब धारा 33 भाइयों, धारा 33 में है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जवाब दीजिए कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन याचिका उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार नहीं होगा, उम्मीदवार या निर्वाचक ही जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है। निर्वाचन याचिका उम्मीदवार या निर्वाचक जो है जिला न्यायाधीश के समक्ष एक तरीके से याचिका प्रस्तुत की जाएगी। जो भी निर्वाचन याचिका है जो उम्मीदवार या फिर निर्वाचक के द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, या निर्वाचक से क्या अभिप्राय है आपको ये बताना है। ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है कि भाई जो उम्मीदवार या निर्वाचक जो जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते हैं, धारा 31 याद कीजिए। और उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई निर्वाचक का अर्थ ये होगा कि भाई हर एक निर्वाचक नहीं हो सकता, तो कौन सा निर्वाचक होगा आपको ये बताना है, यानी निर्वाचक की क्या परिभाषा है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ, जिसने भी सही आंसर दिया उन सभी को बधाई, आप सभी बधाई के पात्र हो। देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि निर्वाचन याचिका संबंधित व्यक्ति के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक, यानी वो जो निर्वाचक है उम्मीदवार है, और उम्मीदवार ने अगर मान लीजिए भाई 2 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े थे, चंदू और नंदू, मेरे फेवरेट उम्मीदवार चंदू और नंदू। ठीक है। नंदू ने चुनाव जीत लिया भ्रष्ट आचरण के माध्यम से। चंदू को लगता है कि भाई इसने भ्रष्ट आचरण के माध्यम से चुनाव जीता, अगर भ्रष्ट आचरण नहीं करता तो मैं जीत जाता। ठीक है। तो चंदू जो है यहाँ पर जाकर के जो है निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकता जिला न्यायाधीश के समक्ष। जो भी जो है नगर पालिका जिस जिला न्यायाधीश के एरिया में आ रही है उस जिला न्यायाधीश के आगे प्रस्तुत होगा, वहां पर जाएगा, महोदय ये जो नंदू चुनाव जीता है ये गलत तरीके से चुनाव जीता है,
मैंने चुनाव, मेरे जो भी वोट थे वो विधिमान्य वोट थे, लीगल वोट थे। आप जो है ये निर्वाचन याचिका मेरी एक तरीके से मंजूर कीजिए और आप इस पर कार्यवाही कीजिए, मतलब एक तरीके से इसकी सुनवाई कीजिए। बताइए क्या ये नंदू ने चुनाव जो जीता है गलत तरीके से जीता है? अगर जीता है तो उसको हटाइए। तो चंदू जो है निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकता है जिला न्यायाधीश के समक्ष। अब देखिए कि भाई चंदू की जो है बेचारे की हालत है खराब, चंदू जो है यहाँ पर नहीं जा सकता है, निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो कोई गड़बड़ हो गई, चंदू को जो है बीमार पड़ गया वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो इस चंदू के और नंदू के जो भी निर्वाचन का जो एरिया है, यानी जो भी स्थान है, जो भी वार्ड है, इसका कोई भी व्यक्ति होगा जो नंदू का फेवर में होगा, अभिकर्ता होगा, चंदू का फेवर में होगा, चंदू का अभिकर्ता होगा, एजेंट होगा जिसने जो है चंदू का साथ दिया था। ठीक है, या फिर जो एक तरीके से बात करूँ इस व्यक्ति को लगता है कि भाई हमारे जो चुनाव में धांधली हुई है, तो फिर जो है मित्रों ये जो है नंदू के खिलाफ अगर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करता है तो फिर वो नंदू के निर्वाचन के एरिया का ही व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, वो निर्वाचक जो है नंदू के एरिया का होना चाहिए, यानी निर्वाचन याचिका संबंधित व्यक्ति के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। नगर पालिका का कोई भी निर्वाचक नहीं होना चाहिए, संबंधित नगर पालिका किसी भी वार्ड का कोई निर्वाचक नहीं होना चाहिए, उसी नगर पालिका वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए जिस वार्ड के उम्मीदवार से संबंधित कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जा रही हो, और राजस्थान का कोई भी निर्वाचक ये नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन कि किसी नगर पालिका में वार्ड का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होगा, ये बताइए मुझे। ये तो आप बात जानती हैं, इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस उड़ा दीजिए इसको, बस उड़ा दीजिए सेकंडों में। इस पर भी आप टाइम लगाने बैठ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, सभी का सही आंसर आ रहा है, बढ़िया बात है। देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा वार्ड की जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पर वार्ड के निर्वाचकों की संख्या के आधार पर नहीं, वार्ड के क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, वार्ड से प्राप्त राजस्व के आधार पर नहीं, राजस्व प्राप्ति के आधार पर भी नहीं, तो वार्ड की जनसंख्या के आधार पर उस वार्ड का प्रतिनिधित्व निर्धारित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको आप कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है? तो आपको मिलान करना है, धाराओं को बताना है कि भाई आज जो है कौन सा प्रावधान किस धारा में किया गया। बस टाइम ले लीजिए थोड़ा सा, मेरे हिसाब से 1 मिनट ले लीजिए, लेकिन गलत मत करना। और कुछ धाराएं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए, उसके बाद जो हम कल कर रहे हैं, कल कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ, लगभग का सही आ रहा है, बढ़िया बात है। नगर पालिका की संरचना धारा 6 मैंने बताया था। निर्वाचन में सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। नगर पालिका के निर्वाचन, जो भी नगर पालिका का चुनाव होता है उसमें सिविल न्यायालय जो है उसकी अधिकारिता नहीं होगी। ऐसा प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 30 में किया गया है। और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ निर्वाचन याचिका के बारे में कि निर्वाचन याचिका के बारे में जो है वो प्रावधान किए गए हमारे धारा 31 में, और सदस्य के लिए योग्यताएं धारा 21 में। ठीक है, तो इस प्रकार आप मिलान कर लीजिए। ए का क्या आ रहा है? ए का आ रहा 3, ए का 3 किस में है? इन दोनों में। बी का क्या आ रहा है? बी का हमारा आ रहा है 30, तो बी का 30 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है, तो इसमें तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा, सही आंसर 4 यानी बे होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा? बे होगा। ठीक है, तो हम रोजाना जो है आधा आधा घंटे की ऐसी सीरीज लेकर के आएंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो मेरी नज़र में है उन क्वेश्चन का हम जो है एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, विस्तार से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ चीज़ें आपको मेरे इस सीरीज में याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप एग्जाम के लिए एकदम परिपक्व हो जाएंगे और किस प्रकार आप सोचेंगे एग्जाम में। तो क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज जो है थोड़ी हार्ड आएगी नगर पालिका के, आपको पता है, तो आपको जो है शब्दों के साथ खेलना भी होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आपको जो ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताना है कि सर हाँ, आप ऐसी सीरीज़ को जो है क्वेश्चन सीरीज़ को जारी रखना, हमें जो है इससे फ़ायदा होता है। अगर इससे फ़ायदा नहीं होता है, टाइम बर्बाद होता है, तो भी आप बता सकते हो, मैं इस सीरीज़ को बंद भी कर सकता हूँ। मतलब अगर आप इसके फेवर में नहीं हो, मतलब आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई नहीं सर ये मतलब नहीं है, आप केवल हमें पढ़ाए, तो भी मैं पढ़ा सकता हूँ। और वो तो क्लासें हो रही है ना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की, वो अब रोज़ाना होगी, तो आप एकदम निश्चित होकर के हमारे चैनल पर आप पढ़ सकते हो और शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आगे चाहता हूँ मैं आपसे। धन्यवाद।